आईसीसी ने अभी तो सिर्फ अरेस्ट वारंट जारी किया है। करीम खान जो इस वक्त प्रोसिक्यूटर हेड है, खिलाफ सेक्सुअल मिसकंडक्ट के केसेस हो गए हैं। तो साउथ अफ्रीका का जो केस है वर्सेस गाजा एंड इजराइल, उसका कोई इम्पैक्ट है? जो कंट्रीज ट्रेड करती हैं और आर्म्स दे रही हैं, जैसे जर्मनी, जैसे यूके, तो अब उनके जो डोमेस्टिक कोर्ट्स हैं वहाँ पे केसेस स्टार्ट हो गए। आयरलैंड में केस चल रहा है, बेल्जियम में चल रहा है कि आप क्यों इस इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रोजाना आप सुन रहे हैं 40 मर गए, 20 मर गए, बच्चों के स्कूल पे अटैक हो रहा है, बच्चों के अस्पतालों पे अटैक हो रहा है। यूएन रवा जो कि रिलीफ वर्क एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन जो कि गजा में रिलीफ वर्क ऑपरेशन करती है, उसके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। ये तो हर तरीके से मतलब इट इज फ्रॉम एनी डेफिनेशन यू विल टेक इट इज अ पूरा केस है जेनोसाइड का। इट्स अ ये तो आई थिंक हॉलोकॉस्ट से ज्यादा जो कि खुद यहूदियों ने फेस किया है दुनिया में, उससे ज्यादा एक बड़ी अट्रॉसिटी है। तो क्वेश्चन मार्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द क्रिसेंट पर्सपेक्टिव। मैं हूं आपका मेज़बान मदद अली साबरी। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है पैलेस्टाइन क्वेश्चन इन इंटरनेशनल लॉ। जो मेहमान शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। शी इज़ एडवोकेट इन हाई कोर्ट सना खान। शी इज़ ए लेक्चरर at Karachi University in School of Law. She's expert in international law and human rights. Thank you so much, ma'am. आप वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैडम, 21 नवंबर को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक अरेस्ट वारंट निकाला है अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल नेतन्याहू एंड फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर। तो उस हवाले से हम बात करेंगे और आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो पैलेस्टाइन का क्वेश्चन है, जो इशू है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है एंड हाउ दिस क्वेश्चन इज बीइंग एड्रेस्ड इन कंटेम्पररी इंटरनेशनल लॉ। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल द केस जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये 2021 की बात है, जबकि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर योवाल गलांट के अगेंस्ट। तो आई थिंक आईसीसी को, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को 4 साल लग गए अरेस्ट वारंट जारी करने में, क्योंकि उनका जो प्रोसेस है उसमें ऑब्वियसली एक तो इसराइल ने क्या कहते हैं परमिशन भी नहीं दी इन्वेस्टिगेशंस करने की, और जो अभी रिसेंटली जो यूएन की स्पेशल रेपेटार है फ्रेंच का अल्बनीज़ी, उनकी एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई है जनरल असेंबली में, जेनोसाइड एज कॉलोनियल इरेजर। उसमें उन्होंने बड़ी तफसील से लिखा है कि कैसे इजराइल जो है वो इस पैलेस्टाइन के अंदर जेनोसाइड जो है वो कमिट कर रहा है। और जो आपका दूसरा सवाल है कि कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल लॉ कैसे फ़लस्तीन के मसले को, फ़लस्तीन के क्वेश्चन को देखता है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। वी हैव टू गो बैक इन अ हिस्ट्री लिटिल बिट, और उसमें ये बात बहुत एविडेंट है कि पैलेस्टाइन का मसला एक कॉलोनियल मसला है। ओके। और 47 में जब आपको बेल्फर डिक्लेरेशन हुआ 1917, और उसके बाद ऑटोमन एम्पायर्स का जब वो उनका जो एरा है वो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद ये ट्रस्ट एंड मैंडेटेड टेरिटरीज़ में ये पूरा इलाका आ गया, और ब्रिटेन ने और बाकी इंपीरियल फोर्सेस ने उस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। तो तब से ही दिस इंटरनेशनल लॉ एजुकेशन हैज स्टार्टेड। इनफैक्ट कायदा आजम वाज आल्सो द पर्सन, और जो मुस्लिम लीग थी उस वक्त की, उसने भी इस क्वेश्चन को एड्रेस किया। और रिसेंटली विक्टर कटान, ही इज़ आई थिंक अ प्रोफेसर इन बर्मिंघम यूनिवर्सिटी, उन्होंने किताब लिखी है जिसमें उन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि उस टाइम पे भी द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया वर कंसर्न्ड अबाउट दिस इशू कि जो पैलेस्टाइन पर कब्जा है ये गाज़बाना कब्जा है, एंड इट वाज कॉल्ड एज अ सेटलर कॉलोनियल प्रॉब्लम इन इंटरनेशनल लॉ। सो दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम नीड्स टू बी एड्रेस्ड। हमें इसी लाइट में इसको देखना चाहिए ठीक है। कि बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान हिंदुस्तान पे 47 से पहले अंग्रेजों ने कब्जा किया था, सही। तो ये कब्जा जो है वो बेसिकली अभी तक जारी है फ़लस्तीन के अंदर। और बाकी सारी जो हम अगर इस अंडरस्टैंडिंग के साथ इस मसले को डिस्कस करेंगे, तो हमें समझ आएगा कि ये मसला कैसे एक रीजनल इशू है। इसके अंदर सीरिया भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर और मिडिल ईस्ट की कंट्री जॉर्डन, और ये सारी इसके अंदर इजिप्ट इन्वॉल्व है। सो इट्स अ ग्रेटर क्वेश्चन ऑफ वेस्टर्न एशिया दैट हाउ टू एड्रेस दिस इशू। एंड अनफॉर्चुनेटली जो कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल लॉ है, जिस वक्त प्रिवेलेंट इंटरनेशनल लॉ है, उसकी एक डॉक्ट्राइन है कॉल्ड ऑटिपोसिडाइटिस, जो कहती है कि जो आपने कॉलोनियल दौर के अंदर जो आपने इलाके अपने कब्जे में लिए हैं, वो बैनुल अक़वामी कानून के तनाज़ुर में आप उसको अपने पास रख सकते हैं। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो देयर आर लाइक डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ केसेस दैट आर देयर, राइट? सो अब आप अभी आप ये जी पूछेंगे, मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है माइंड में नाउ। इफ यू जस्ट सी द status of Gaza and Palestine, more than 42,000 people have been died, or it is a kind of a gross human rights violation.
पीपल आर जस्ट डाइंग बिकॉज ऑफ द हंगर। तो ये जो आईसीसी की एक जो वर्डिक्ट आई है टू अरेस्ट इजरायली प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, तो व्हाट डू यू थिंक हाउ दिस डेवलपमेंट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट इन इंटरनेशनल लॉ एंड टू एड्रेस द पैलेस्टाइन क्वेश्चन? वेल क्योंकि देखिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक ट्रीटी है, उसका नाम है रूम स्टैट्यूट, जो 2002 में पास हुई है। बिल्कुल, उसका एक 144 प्रिंसिपल है, 24 कंट्रीज। जी बिल्कुल, उसके सिग्नेटरीज हैं। तो देखिए आईसीसी के पास अपनी कोई फौज या पुलिस तो है नहीं, बिल्कुल। तो उसको रिलाय किस पे करना पड़ेगा? रियासतों पर रिलाय करना पड़ेगा, जो मेंबर स्टेट्स हैं। सो हाउ दिस अरेस्ट वारंट विल बी इम्प्लीमेंटेड? फॉर एग्जांपल रिसेंटली अभी जब सदर पुतिन, उनके खिलाफ भी एक अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। सो रिसेंटली व्हेन ही ट्रैवल टू मंगोलिया, और मंगोलिया के ऊपर ये प्रेशर था कि आप जो है सदर पुतिन को अरेस्ट करवाएं, बट उन्होंने रेड कारपेट बिछाया एंड देन दे गिव एन एक्सप्लेनेशन इन द आईसीसी कि हम क्योंकि वो सदर हैं तो उनके पास इम्यूनिटी है। ठीक। बट आईसीसी का जो स्टैट्यूट है उसका आर्टिकल 27 ये कहता है कि देयर इज नो स्टेट इम्यूनिटी व्हेन इट कम्स टू द वॉर क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। So that's why it is a watershed moment, I think, for the member states, for the dignity of international law, I would say, because ये अब international law पे एक सवालिया निशान है ये कि कहते हैं कि आप जो मेंबर स्टेट्स हैं, इफ दे कोऑपरेट, फॉर एग्जांपल नेतन्याहू जो है, इफ ही विजिट्स एनी कंट्री हु इज द सिग्नेटरी ऑफ आईसीसी, तो वहां पे अरेस्टमेंट इट कैन बी पॉसिबल विद द कोऑपरेशन ऑफ दोस कंट्री। एग्जैक्टली इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी। ओके। ठीक है, यू नीड टू कॉम्प्लीमेंट दैट अरेस्ट वारंट बिकॉज आईसीसी डज नॉट हैव इट्स ओन पुलिस। सो आईसीसी ने बेसिकली अपनी कोई पुलिस नहीं है उसको। फॉर एग्जांपल अगर बरतानिया जाते हैं नेतन्याहू, तो वहाँ पे फिर बरतानिया की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो नेतन्याहू को अरेस्ट करके हेग पहुँचाएं, जहाँ पे हॉलैंड के अंदर जो है आईसीसी का जो है सदर दफ्तर है। एंड रिसेंटली जब विलियम रूटो जो कि कीनिया के सदर हैं, ही एग्रीज टू 2007 में उनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे। सो ही इज द ओनली आई थिंक प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज उन्होंने कोऑपरेट करना है आईसीसी के साथ कि ठीक है चलो इंगेज, क्योंकि दिस इज अ प्री ट्रायल स्टेज ना। एनी कंट्री इज डूइंग दिस, तो ये एक काइंड ऑफ ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट होगी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड उसकी जो इंटरनेशनल लॉ की जो एक इम्पोर्टेंस है, हाँ, उसी को बरकरार रखने इट्स के कॉल्ड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ओके। ये बाकायदा एक डिफरेंट कानून है जो कि डील करता है यूज ऑफ फोर्स के साथ, कि जब कोई कंट्री ताकत का इस्तेमाल करती है तो ताकत के इस्तेमाल करने के भी कुछ कवानीन होते हैं। सो ही विल बी ट्राइड अंडर द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, और इसमें हेग कन्वेंशंस हैं, जेनीवा कन्वेंशंस हैं, जो कहती है कि अगर आपने ताकत का इस्तेमाल करना है तो वो भी इंसानों की तरह करना है। इस तरह नहीं जिस तरह से इसराइल डिस्प्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स कर रहा है और उसमें उसने कोई प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा। और There are rules for the warfare. Definitely. Israel is not following all of them. एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग अनफॉर्चुनेटली। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में कि हाउ दिस डिसीजन और वर्डिक्ट एक्चुअली इज गोइंग टू इम्पैक्ट द पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट ओवरऑल। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? Again, I really salute Palestinian people because उन्होंने हर इंटरनेशनल लॉ में जो फोरम्स अवेलेबल है वहाँ पे द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन हैज बीन एडजुडिकेटेड एंड हैज बीन एडजुडिकेटिंग। सो चाहे वो 2004 में क्या कहते हैं वॉल का कि इसराइल बेसिकली, अगर हम समझना चाहें फ़लस्तीन के इशू को, तो फ़लस्तीन जिसको हम कहते हैं, सो इट इज़ डिवाइडेड बिटवीन वेस्ट बैंक एंड गाज़ा। बट ये वेस्ट बैंक और गाज़ा दे आर नॉट जोग्राफिकली कनेक्टेड, और वहाँ पे दो मुख्तलिफ हुकूमतें हैं जो कि उन इलाकों को रन करती हैं। वहाँ पे पीएलए रन करती है रमल्ला में, जिसको हम वेस्ट बैंक कहते हैं, मगरबी किनारा, और ये गज़ा है जहाँ हमास का हुकूमत था। ठीक है, सो बेसिकली ये भी एक प्रॉब्लम है कि इतना डिवाइडेड है पैलेस्टाइन, देयर इज नो यूनिटी, जोग्राफिकल यूनिटी भी नहीं है, ना पॉलिटिकल यूनिटी है जिसको फ़ायदा इजराइल को मिलता है। ठीक है, तो उसके अलावा जब 2004 का जो एडवाइजरी ओपिनियन था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वो भी हेग में है और वो अदालत यूनाइटेड नेशंस के अंडर बनी हुई है। ठीक है, तो वहाँ 2004 में एक डिसीजन आया था जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये करार दिया कि जो इजराइल नई आबादियां बना रहा है गज़ा की पट्टी पर और ईस्ट यरूशलेम में, वो सारी की सारी इलीगल है अंडर इंटरनेशनल लॉ। और उसी डिसीजंस को दोबारा उसका रिव्यू लिया गया 2024 में अभी रिसेंटली, और फिर दोबारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बड़ी वजाहत के सराहत के साथ उसमें लिखा है कि इसराइल जो वहाँ पे अपनी कॉलोनियल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, ये वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की। सो दिस इज व्हाट
उसका ही इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आई थिंक ये जितना भी आईसीसी में भी जो केस है, जो रोम स्टैट्यूट में चल रहा है, और आईसीजे के अंदर जो केसेस हैं, और जो साउथ अफ्रीका ने केस किए अंडर जेनोसाइड कन्वेंशन अगेंस्ट इजराइल, तो मुझे लगता है कि इन सब का डेफिनेटली एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, और इससे पैलेस्टाइन क्वेश्चन को स्ट्रेंथन मिलती है, और इससे उस जवाब को हम नेगेट कर सकते हैं कि जो कहते हैं कि देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन, और हम वहाँ पे जो है देयर इज़ नो पैलेस्टाइन, राइट? बिकॉज इसराइल इसको डील करता है एज इट सिक्योरिटी लेंस से। जैसे हमारे यहाँ कट्टी पहाड़ी में हाँ अगर मसला हो जाए तो हमारी वहाँ पुलिस और फौज काम करेगी। सो इसराइल इसको अंदरूनी मसला समझता है। It's वो not taking समझता है as an independent state population. डेफिनेटली, वो कहती है तो हमारा अंदरूनी मसला है, हाँ ये वहाँ दहशतगर्द है, इनको हमने मार देना है। ये जैसे हम कहते हैं खवारिज हैं, और इस तरह की टर्म्स हमारी सिक्योरिटी डिस्कोर्स में भी इस्तेमाल होती है। तो ये उसको बेसिकली ये नेगेट करती हैं ये सारी चीज़ें। ये सारी एडजुडिकेशन, लोग कहते हैं जी वेयर इज इंटरनेशनल लॉ, देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, एंड टू द सम एक्सटेंट दिस क्रिटिसिज्म हैज मीनिंग, राइट? बट स्टिल देखिए, कानून की अमल दरामदगी वैसे ही एक मुश्किल काम है। अमीर और ताकतवर के साथ जो होता है वो फॉरेन भी कोई हाँ, पकड़ता है, बिल्कुल। मुझे तो नहीं किसी को कोई पकड़ता है, तो हम कहते हैं अभी मैं उसको फलाने डीआईजी और उसको फोन करता हूँ। सो इसी तरह इसराइल के साथ भी एक अभी देखें जो ये वर्डिक्ट आया, जो फॉर्मर मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर इसराइल के योआव गैलेंट, ही इज़ इन यूएसए, ठीक है। और 20 नवंबर को क्या हुआ कि यूएनएससी ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि सीज फायर की जाए गाजा में। द यूएस ओनली कंट्री जिसने इसको वीटो किया। आप थोड़ा इसको भी एक्सप्लेन करें कि वीटो की इम्पोर्टेंस क्यों है, और ये यूएस इज ऑलवेज वाइज जो एक ह्यूमन राइट्स के कहीं पे वो क्लेम भी करता है कि वी आर द प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, और नाउ इफ वी सी दिस सिचुएशन, किस तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है और किस तरह से इसराइल को वो सपोर्ट कर रहा है। देखिए, हम जिस एज में रह रहे हैं या बने हुए हैं उसको कहते हैं यूएस एक्सेप्शनलिज्म, राइट? और ये एक पूरा डिस्कोर्स है इंटरनेशनल लॉ के अंदर के जो यूएस का एक इतना एक यूनिपोलर वर्ल्ड हमने देखा जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया और दुनिया में सिर्फ एक ही बड़ी ताकत थी। तो उसमें हमने देखा है कि शुरू से जब से इजराइल वाज क्रिएटेड इज क्रिएटेड, तो तब से यूनाइटेड स्टेट्स को अनकंडीशनल सपोर्ट है इजराइल का। तो देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ रेजोल्यूशंस, नॉट जस्ट दिस रेजोल्यूशन, देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ यूएन सिक्योरिटी रेजोल्यूशंस एंड जनरल असेंबली के जितने रेजोल्यूशंस हैं उसको हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बुलडोज किया है। और दूसरी बात, इंटरनेशनल लॉ जो है वो है कंसेंट बेस्ड लॉ। सो जब तक कोई कंट्री कंसेंट नहीं देती, आप उस जगह पर उस कानून की अमल दरामदगी नहीं कर सकते। सो यूएसए अनफॉर्चुनेटली इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द रोम स्टैट्यूट। वहाँ पे वो जा सकते हैं, इट्स लाइक अ पैराडाइज फॉर देम, यू नो, क्योंकि वो तो वहाँ पे तो वो बिल्कुल यूएसए में उसकी टिश्यू पेपर से ज़्यादा उस अरेस्ट वारंट की कोई हैसियत नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उस अरेस्ट वारंट की, रिपीटिंग, इज जस्ट अ टिश्यू पेपर, सो दे यूज इट लाइक अ टिश्यू पेपर इवन इफ इट इज कहीं पे वो होगा तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स इज पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान इज ऑल्सो नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ रोम स्टैट्यूट। तो हम भी जो है, अगर हम इतनी बात करते हैं इस इससे रिलेटेड अगर हम ये कहें कि मतलब आपसे मेरा ये एक सवाल है कि जो इज़राइल का एक इम्पोर्टेंस थी इन द प्रीवियस ट्रम्प एरा, जो एक अब्राहम अकॉर्ड हुआ, और इज़राइल को जितनी इस्लामिक कंट्रीज थी दे वर आल्सो वेरी एक्टिव इन एक्सेप्टिंग इट, ठीक है, रिकग्निशन हो रही थी इज़राइल की, ठीक है। तो अब आफ्टर द दिस इन दिस कंटेम्प्रेरी सिनारियो, और एक ये वर्डिक्शन आ गया आईसीसी का, इज़राइल के रिलेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा इन द यूरोप एंड आल्सो इन द मिडिल ईस्ट। देखिए, अगर हमास का पर्सपेक्टिव हमने तो वो यही कहते हैं कि देयर वाज अ नॉर्मलाइजेशन ऑफ इजराइल दैट इज हैपनिंग इन द मिडिल ईस्ट, बिकॉज अब्राहम अकॉर्ड में 5 मुल्क ने, यूएई, बहरीन, एंड आई थिंक इट वाज सूडान, आई थिंक, एंड देन यूएई, बहरीन, सूडान, ओके, and 2 more countries, I think Oman and this Morocco, they accepted Israel as a legitimate state. आपको पता है हाँ, हमारा आप पासपोर्ट उठाएं तो उस पर बड़ा क्लियरली लिखा है कि ये जो दस्तावेज है ये हर जगह एप्लीकेबल है सिवाय राइट, इसराइल के। बिल्कुल, yes. सो उसमें आई थिंक जो हमास का पर्सपेक्टिव है वो यही है कि हमने ये जो अक्टूबर 7 किया है, द रीजन वाज दैट के, और बातें हो रही थी कि सऊदी अरब भी शायद इसराइल को एक्सेप्ट करे, That time pressure की बातें हो रही थी। बिल्कुल, So definitely there was a lot of normalization that was happening, और इसराइल हर जुम्मे को मस्जिद अक्सा पर अटैक कर रहा था।
मलकुत्स में वो मेरे सर कहते हैं यरूशलेम ना बोला करो, उसको अल-कुद्स ही बोला करो। सो नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेंज दैट हैबिट ऑफ माइन। सो अल-कुद्स पे हर जुम्मे को आप देखें, हर बड़ी रात पे रमज़ानों के अंदर मस्जिद अक्सा वाज़ अटैक्ड, कि अच्छा ये कंटिन्यूअस अटैक हो रहे थे। राइट तो कोई उसको पूछ नहीं रहा था क्या कहते हैं। तो एक तरह से अगर हमास का आप पर्सपेक्टिव देखें तो आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, यू नो, दैट दे उनको अपनी बका के लिए जंग लड़नी थी। सही और अभी आई थिंक जो पीस डील हो रही है, मैं हाल से ट्रूस की तरफ जा रहे हैं, जो लिबिया में अटैक जो हुआ है, लबनान सॉरी। तो वहाँ भी मैं अभी लास्ट जो मैंने खबर देखी है, सो दे वर अबाउट टू हैव अ सीज फायर एग्रीमेंट देयर। सो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जहाँ पे आपको, जब आप एक बड़ी अच्छी किताब है ना, आई वुड लाइक द रीडर्स जो भी सुन रहे हैं इसको, वो देखें नूरा एराकाट की। ओके नूरा एराकाट की किताब है जस्टिस फॉर सम, और उसमें बड़ा तफसील से उन्होंने तमाम पहलुओं को देखा है कि कैसे ओस्लो अकॉर्ड जो बिल क्लिंटन और यासिर अराफात के टाइम पे हुआ, और उसके अलावा जो भी अग्रीमेंट्स हुए हैं, कैसे उन्होंने अफेक्ट किया है द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन को, और वहाँ क्या-क्या हमारी कमज़ोरियाँ थी, कहाँ हम प्रिपेयर नहीं थे। तो ये प्रोसेस जो है यहाँ तक बिल्कुल पहुँचा है, क्या कहते हैं। So I think this is a must read book for everyone who want to understand the question of Palestine under international law. ग्रेट मैम जैसे आपने बात की कि जो आईसीसी का वर्डिक्ट है इसकी जो इम्प्लीकेशन है इट इज़ समथिंग इस प्रैक्टिकली क्योंकि नो कंट्री इज़ बाउंड टू यू नो फॉलो इट ठीक है यहाँ जब हम आईसीजी की बात करते हैं कि उसके पास भी कोई फोर्स नहीं होता और दे जस्ट गिव देयर वर्डिक्ट डू यू थिंक कि ये जो एक वर्डिक्ट आया आईसीसी में कि इसकी फॉर द इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटेबिलिटी और जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है अक्रॉस द वर्ल्ड ठीक है जितने भी रशिया यूक्रेन देख लें या कश्मीर इंडिया ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है जहाँ पे वार क्राइम्स हो रहे हैं उस हवाले से कोई इम्पोर्टेंस है इट डेफिनेटली हैज़। देखिए आईसीसी के अपनी सिग्निफिकेंस के लिए, बिकॉज आईसीसी को अक्यूज किया जाता है हमेशा कि वो सिर्फ अफ्रीकन या ब्लैक्स के खिलाफ ही जो है, जितने भी केसेस हैं अब तक आईसीसी में डिसाइड हुए हैं, चाहे लोबांगा केस हो, मेहदी अल हसन केस, ये सारे वो मिलिटेंट लीडर्स हैं जिनके खिलाफ जो है आईसीसी ने वर्डिक्ट जारी किया हुआ है। दे ऑल आर अफ्रीकन। तो इट विल बी द फर्स्ट टाइम कि आईसीसी ने अभी तो सिर्फ अरेस्ट वारंट जारी किया है, और उस पे देखें जो करीम खान जो इस वक्त प्रोसिक्यूटर हेड है आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, उनके खिलाफ सेक्सुअल मिसकंडक्ट के केसेस हो गए हैं। तो इतना प्रेशर है यूएस की। हम अगर हेजमनी की बात करें तो अमेरिका फंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस, यू नो, वेस्ट जो है इनको पैसे देते हैं। पिछली वहाँ भी बिजली आ रही होगी ना, आईसीसी के सदर दफ्तर में भी बिजली होगी, उधर भी जो है लोगों की तनख्वाहें देनी होंगी, तो वो पैसा इन्हीं कंट्रीज से आता है। सो इंटरनेशनल लॉ इज बेसिकली एन इंटरगवर्नमेंटल लॉ, यू नो, इट इज मेड बाय द स्टेट्स, उसको स्टेट्स बनाती हैं। तो स्टेट्स ने फिर कैसे वो अपने प्रेशर्स को यूज करती हैं, जैसे उमर अल बशर जो उसको ज्यादा फंडिंग कर रहा है अपने फायदे के लिए उसको उस हवाले से यूज भी कर रहा है वो तो देखिए ये तो दुनिया का असूल है कि जहाँ पे जिसकी ज़्यादा फंडिंग होगी वो इन्फ्लुएंस्ड होता है, बट फिर भी हम जो इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं उसको इस नज़र से नहीं देखना चाहिए हमें। ठीक है, वी हैव टू बी कि वहाँ जो लोग बैठे हैं दे आर इम्पार्शियल, बट ऑब्वियसली देयर इज़ अ डिस्कशन। और इसीलिए एक हमारे इंटरनेशनल लॉ में एक स्कूल, इमर्जिंग स्कूल है, उसको हम कहते हैं टवाल, विच इज़ द थर्ड वर्ल्ड अप्रोचेस टू इंटरनेशनल लॉ, कि जिसमें जो थर्ड वर्ल्ड ममालिक हैं जैसे कि हम हो गए, सही लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो गई, वो कहते हैं कि ये जो इंटरनेशनल लॉ है इट इज़ अक्यूज्ड ऑफ इम्पीरियलिज्म, कि जी ये विक्टर्स लॉ है और इम्पीरियल पॉलिसीज़ को जो है ये प्रमोट करते हैं। सो उसको बेसिकली हैंडल करने के लिए देयर आर अदर स्कूल ऑफ थॉट के जो कि अब इमर्ज हो रहा है, जो कि इन चीज़ों को क्वेश्चन करता है। सो मैंने आपको बताया कि इट्स जस्ट एन अरेस्ट वारंट। तो अभी कोई वर्डिक्ट आईसीसी ने नहीं दिया है, इट्स जस्ट एन अरेस्ट वारंट, और उसके बाद तहकीकात और ये चीज़ें शुरू होंगी। होंगे जिसके हवाले से अगर हम देखते हैं साउथ अफ्रीका का जो केस है वर्सेस गाजा एंड इजराइल तो इसका कोई इम्पैक्ट है समथिंग बिल्कुल है। देखिए इन चीज़ों का इम्पैक्ट का आपने बड़ा अच्छा पूछा। आफ्टर द एडवाइजरी ओपिनियन जो कि मैंने आपको 2004 और 24 का बताया, और ये वाला जो केस है जिसमें प्रोविजनल ऑर्डर जारी किया है आईसीजे ने कि इजराइल शुड इमीडिएटली यू नो स्टॉप एंड डू द सीज फायर। अब इसके बाद क्या होगा कि जो कंट्रीज ट्रेड करती हैं और आर्म्स दे रही हैं, जैसे जर्मनी, हाँ जैसे यूके, तो अब उनके जो डोमेस्टिक कोर्ट्स हैं वहाँ पे केसेस स्टार्ट हो गए हैं। आयरलैंड में केस चल रहा है, बेल्जियम में चल रहा है कि आप क्यों इस इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन। वायलेशन कर सो ये देखिए इंटरनेशनल लॉ स्टेट्स बनाती है।
सही। तो स्टेट्स के बाद फिर लोगों का काम है कि वो इन चीज़ों को सपोर्ट करें, उसको अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज में शामिल करें, ताकि उसको एक अब अमेरिका में देयर वाज अ क्वेश्चन आई थिंक ट्रम्प के हारने की एक बहुत बड़ी वजह जो इनकी बाइडेन और कमाला की जो पैलेस्टाइन पॉलिसी थी दैट वाज क्रिटिसाइज्ड कि ट्रम्प ने बोला कि हम जंग खत्म कर देंगे। तो कब तक अब देखें ना, इजराइल ने तो कोई हद ही नहीं रखी है, उनके तो ना कोई असूल है जंग लड़ने के, सही। तो ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, ये ह्यूमैनिटेरियन लॉ है। इसी से बिल्कुल जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा कि डोनाल्ड ट्रम्प की विक्ट्री हुई और कमला हैरिस वाज अगेंस्ट हिम, तो अभी आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसी विल बी लिटिल बिट डिफरेंट इन दिस केस इट्स और इट विल बी द सेम? देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प के दौर में जो अल-कुद्स को इज़राइल का कैपिटल बनाया गया, जो कि वायलेशन है इस आईसीजी के एडवाइजरी ओपिनियन, सही। ठीक है? क्योंकि अल-कुद्स जो है, जो जेरूसलम है, वो एक तरह से वहाँ पे हर फ़ेथ के लोगों की मुक़द्दस जगह है, और उसका इसीलिए जो इज़राइल का कैपिटल है, वो तेल अवीव है, वो जेरूसलम नहीं है। जेरूसलम हैज़ अ वेरी डोनाल्ड ट्रम्प ने इस चीज को हाँ, और देखिए ना, उसने तो बिल्कुल ट्रिगर किया। फिर जैरेड कुशनर जो उनके दामाद हैं, सही। इवांका के हस्बैंड हैं, वो कहते हैं वहाँ पे इज़राइल को, वो कहते हैं गज़ा की पट्टी पे तो बहुत अच्छी हाउसिंग सोसाइटी बनेगी। ही इज़ अ बिज़नेसमैन। ही इज़ सो आई एम नॉट, लेकिन बिज़नेसमैन से तो मैं कोई उम्मीद नहीं रखती, और जिस तरह के ट्रम्प हैं, हाँ। तो वो तो क्या कहते हैं, ही सो फ्लिपेंट, मतलब वो किस बैट के साइड से उठे हैं, तो वो अपनी पॉलिसी उनकी कोई कंसिस्टेंट नहीं होती है। सो आई डोंट नो हाउ इट विल बी एनीवे। किस तरह से अमेरिकन इंटरेस्ट कहाँ रिजाइड करता है, बट आई एम वेरी होपफुल कि ये एटलीस्ट ये जो गोलाबारी है, ये सीज फायर हो जाए, ताकि वहाँ लोगों को, अब देखें इतनी सर्दी पड़ गई है, कल जो रिपोर्टिंग हुई है, जो बेचारे लोग खेमों में रह रहे हैं गजा में, उनके इतने मसाइल हैं, देयर आर नो मेडिकल स्कूल्स, एक बेसिक जो बुनियादी इंसान की चीज़ें होती हैं, वो भी उन्होंने, इट्स अ कंप्लीट जेनोसाइड। और इसीलिए मैं सबको रेकमेंड करूँगी, बल्कि आप अपने पेज पर उसको ज़रूर लिंक भी दें, जो कि फ्रांसिस्का अल्बनीज़ी की रिपोर्ट है, कि विच इज़ कॉल्ड एज अ कॉलोनियल एज इरेजर करके उसका टाइटल है, और वो मैं आपको लिंक उसको देखें शेयर कर बिल्कुल दूँगी। यू आर वेरी मच राइट। अभी देखें 2024 में है एंड हाउ दिस वर्ल्ड हैज डेवलप्ड, तो गजा में जो सिचुएशन है दैट पीपल आर लिटरली स्टार्विंग, दे डोंट Starving and we are watching it on our phones। मतलब इतना ये तो इनसेंसिटिव हो जाए ना बंदा, कि रोजाना आप सुन रहे हैं 40 मर गए, 20 मर गए, बच्चों के स्कूल पे अटैक हो रहा है, बच्चों के अस्पतालों पे अटैक हो रहा है। यूएन रवा जो कि रिलीफ वर्क एजेंसी, यूनाइटेड नेशन से जो कि गजा में रिलीफ वर्क ऑपरेशन करती है, उसके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। ये तो हर तरीके से, मतलब इट इज फ्रॉम एनी डेफिनेशन यू विल टेक इट इज अ पूरा केस है जेनोसाइड का, कि आपने उनकी जो है फूड रोक दिया, सप्लाई चेन रोक दी। एक दिन आप बोलते हैं हम अटैक कर रहे हैं, और 40-40 हज़ार लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं एक जगह से। ये तो आई थिंक हॉलोकॉस्ट से ज़्यादा, जो कि खुद यहूदियों ने फेस किया है दुनिया में, उससे ज़्यादा एक बड़ी अट्रॉसिटी है। तो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जब ये बेंजामिन नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट जारी हुए, तो उन्होंने कहा कि ये एंटी सेमेंटिक मेजर है। मतलब उन्होंने उसको एक पूरा यहूदियों का एक मसला बना दिया, जबकि ये कहते हैं जी रिलीजन की बात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तो उसको कंप्लीट एक रिलीजियस लेंस दिया है ना। अगर हम मुसलमान होके उसको रिलीजियस पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, तो वो फौरन आपके ऊपर फंडामेंटलिस्ट और इस तरह के लेबल्स लग जाते हैं, और वहाँ वहाँ वो कह रहा है कि इट्स एंटी सेमेटिक। व्हाई इट इज एंटी सेमेटिक? यू आर डूइंग समथिंग व्हिच इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यू क्लियर वायलेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉ, एंड देन यू आर हाइडिंग बिहाइंड द रिलीजन। द होल वर्ल्ड इज एक्चुअली एक्सेप्टिंग दिस, एक्सेप्ट यूएसए या इजराइल, वो किस तरह से उसको सपोर्ट करें, उनके उनकी नज़र में या उनके व्यू पॉइंट में इट्स नॉट अ जेनोसाइड, उसको तो वो तस्लीम ही नहीं। And it is a question mark for America credibility, because America is a champion and a harbinger of human rights in the world. 45 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुई, तो इट वाज द यूएसए वाज पुटिंग एफर्ट्स कि यूएनए को बनाया जाए, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, फिर उसके बाद आईसीजे, आईसीसी, मतलब इट वाज एक्चुअली जो उनका स्लोगन रहा है यूएसए का कि वी आर द चैंपियन एंड सपोर्टर एंड प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यहाँ पे देखें गजा में तो क्या हो रहा है? So, That is a question mark on American credibility, because और अब देखें, जब 9/11 के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर किया, तो कंट्रीज वर ऑब्वियसली, अमेरिका वाज अ बिग पावर बैक देन, तो उसके बाद उन्होंने जो फजूल किस्म की जंगें लड़ी हैं दुनिया में, इराक की, अफगानिस्तान की,
तो आज अमेरिका की वो स्टैंडिंग नहीं है दुनिया में. अमेरिका इज इन अ क्राइसिस, राइट? देयर इज अ वेरी गुड बुक बाय फरीद ज़कारिया दैट पोस्ट जो है मॉडर्निज्म में किस तरह अमेरिका एक पावर एग्जिस्ट करता है नहीं करता. जी मैम, आपसे मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि एज एन एक्सपर्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, तो व्हाट डू यू थिंक के इस तरह के जो डिसीजंस है, वर्डिक्ट्स हैं, इसको प्रॉपर्ली किस तरह से मीनिंगफुली इम्प्लीकेट किया जा सकता है कि एक अकाउंटेबिलिटी हो फॉर द पीपल हु आर एक्चुअली किलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल, इट्स लाइक जैसे जेनोसाइड और इजराइल में, इस वर्डिक्ट को इम्प्लीमेंट किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, बेटर कोऑर्डिनेशन, यू हैव टू फाइंड द फ्रेंड कंट्रीज, यू हैव टू लॉबी फॉर दैट. इसी तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ज्वाइन दोज फोर्सेस, लाइक पाकिस्तान शुड ज्वाइन साउथ अफ्रीका इन द जेनोसाइड केस, आई थिंक. तो इस तरह से जब आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को, तभी आप, क्योंकि स्टेट्स ने ही इम्प्लीमेंट कराना है बिल्कुल. इंटरनेशनल लॉ को, तो स्टेट्स को चाहिए कि वो डू ऑल द मेजर जो ट्रेड, जैसे जैसे लोकल हमारी मूवमेंट है BDS की. बिल्कुल. पाकिस्तान में तो इतना सिस्टमैटिक नहीं है, बट बाय what is that? The B stands for BDS is divestment, sanction and boycott. That is the movement. तो आज हमने जब कोक भी पिया तो भी सही है. पाकिस्तान में एक ट्रेंड चेंज हो गया है. तो ये तब से BDS मूवमेंट चल रही है. बट अब जाके एक बच्चे को भी रियलाइज है कि उसने, वो कहता है कि आई एम नॉट हैविंग दैट चिप्स बिकॉज इट इज दीज कंपनी सपोर्ट इजराइल. तो यही है कि सॉलिडारिटी से ही आप इस मसले को हल कर सकते हैं. पैलेस्टाइन नीड अस. आप, माय सिस्टर इज टेलिंग मी, वो यूके में रहती हैं, कि जब यूक्रेन पे अटैक किया रशिया ने, तो पूरे लंदन में जो है यूक्रेन के झंडे थे. मैंने अभी तक पाकिस्तान में फ़लस्तीन के झंडे इस तरह नहीं देखे. स्टिल इट इज़ नॉट अ नेशनल लेवल इशू फॉर अस. टीवी पर जितना एयर टाइम हमें पैलेस्टाइन को देना चाहिए, हम अनफॉर्चुनेटली वो नहीं देते. सो आई थिंक विद सॉलिडारिटी, विद राइट काइंड ऑफ अपील, हमें चाहिए हम OIC को एक्टिव करें. OIC का एक अपना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरह एक उन्होंने भी एक बनाया हुआ है. तो वो कहाँ है? यस, यस. सो वी नीड टू, जिस तरह से फैटिफ के लॉज हैं इंटरनेशनल लॉ में हम डिस्कस करते हैं, तो फैटिफ की कोई बैकिंग नहीं है, ना वो कोई सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है, ना कुछ है. बट क्या कि पावरफुल स्टेट्स हैं और वो चाहती हैं कि ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर इसके जो लॉज हैं वो बनाए जाएं. तो इसी तरह है, स्टेट्स ने ही करना होगा. आप देखें टर्की ने, OIC के जितने भी मेंबर्स हैं, इफ वी सी कि वो एक साइलेंट मूड पे हैं, एग्जैक्टली, सिर्फ बयान बयान, तो बयानों से तो नहीं होता. यूक्रेन में आप देखें, उन्होंने तो अलाउ कर दिया. एक समय तो ये जो रियाज में, ठीक है, जी, जो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज थे, दे पार्टिसिपेटेड. तो आपको लगता है इसकी कुछ हो सकती है इम्पोर्टेंस, अगर आपने तो से कुछ नहीं होता. अब जो है एक्शन करना पड़ेगा. देयर आर डॉक्ट्राइन्स लाइक R2P, रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन है इंटरनेशनल लॉ में. तो वही मैं कही थी कि अब जो इस वक्त मिसाइल यूज हो रहे हैं, रशिया ने अभी अपडेट की अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, तो वो अमेरिका के अंदर अब वो अटैक कर रहा है यूक्रेन. तो आई डोंट नो व्हाट्स स्टॉपिंग अस फ्रॉम टेकिंग दिस काइंड ऑफ एन एक्शन. हमारे पास भी चीज़ें हैं. तो हमें इन जो बेचारे वहाँ गरीब मर रहे हैं, जो बेचारे जिनके पास खाने पीने को नहीं है, तो कब तक हम सिर्फ चैरिटी करते रहेंगे ना. सो अब इट्स टाइम तो आई थिंक एक्शन, ताकि इस तरह के चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके. तो अब बातें तो बहुत कर ली. आई थिंक इट्स टाइम टू जॉइन दोज फोर्सेस हु आर सीरियस अबाउट सॉल्विंग दिस इशू. हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए उन फोर्सेस को जो कि पैलेस्टाइन के मुकदमे लड़ रही हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पे लड़ रही हैं. पाकिस्तान को एज अ सिग्नेटरी बनना चाहिए ताकि हम बेहतर उसको इम्प्लीमेंट करवा सकें. वी ऑल्सो हैव अ से इन दोज थिंग्स. तो आई थिंक इस तरीके से ट्रेड एम्बार्गोज लगाए जाएं, इसराइल को कोई असला नहीं बेच सके, ताकि इन डिसीजन से ये हुआ है कि अब जब इसराइल को असला बेचा जाता है, तो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो इसराइल के खिलाफ जाके पिटिशन कर सकते हैं उस वक्त में. तो इस तरह से वी कैन मेक दिस मूवमेंट मीनिंगफुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम सना खान, आप टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम में आई और ये एक इम्पोर्टेंट मौजू जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में है, ICC के वर्डिक्ट के हवाले से, तो उस पे आपने गुफ्तगू की और पैलेस्टाइन इशू को इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. यू आर वेलकम. थैंक यू. तो नाज़रीन, आज हमने बात की सना खान से, पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को इंटरनेशनल लॉ के ज़रिए किस तरह से देखा जाता है. ये जो ICC का वर्डिक्ट आया है, वी
all demand कि it should not be a kind of a verdict, but we all demand there should be execution order for all the criminals who are actually violating the rules of warfare. जिस तरह से genocide हो रही है, hundreds and thousands people are being killed. वही ताज है, वही तख्त है, वही जाम है, ये वही खुदा की ज़मीन है, ये वही बुतों का निज़ाम है। बड़े शौक से मेरा घर जला, कोई आँच तुझ पे ना आएगी, ये ज़बान किसी ने ख़रीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है। तो आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ और नए टॉपिक पे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।